गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की शीट को डिस्कस करते हैं। देखो शीट के अंदर ना कुछ क्वेश्चंस दिए थे। सबसे पहले क्या करना था जी, इनको ना कंबाइन करना था। दिए गए ऑप्शंस में ना पहले तो आपको कुछ लाइनें दी, उनको पढ़ के एक सेंस डेवलप करनी थी और फिर जो ऑप्शंस दिए थे उनका यूज़ करके आपको कंबाइन करके कोई पैराग्राफ टाइप बनाना था जिसका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, सेंस एज इट इज़ दी जाए। और ना ज़रूरी चेंजेस आप कर सकते हो, स्टार्टिंग इनसे करनी और ज़रूरी चेंजेस कर सकते हो। देखो क्या कहता है, शॉप्स इन कैनॉट प्लेस वॉज शट बाय ट्रेडर्स फ्रॉम 11 AM to 3 PM ऑन ट्यूसडे। दिस वॉज डन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द NDMC's प्लान टू पेडेस्ट्रियनाइज द इनर सर्कल एंड मिडल लेन। कहता है भाई कनॉट प्लेस के अंदर ना 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मंगलवार के दिन दुकानें बंद रही थी, व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किस चीज़ के खिलाफ, NDMC के प्लान के खिलाफ, जो कि पेडेस्ट्रियनाइज करना चाहती है इनर सर्कल्स एंड मिडल लेन्स को। मतलब भाई इनर सर्कल जो है उनकी दुकानों के आगे, या फिर मिडल लेन्स है वहाँ पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर की एंट्री को बैन करवा के सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए शुरू करना चाहती है। सीखने वाली बात क्या मिली, सीखने वाली एक बात यहाँ पर मिली कि देखो वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या V1 प्लस ING। सीखने वाली बात मिली कि जो शट फॉर्म होती है, शट वर्ब होती है भाई, इसकी तीनों की तीनों फॉर्म सेम होती है। एक तो चीज़ ये थी, सब बच्चों को पता ही होगी। अब ना हम एक चीज़ देखते हैं। अब नीचे 3 ऑप्शंस दिए थे, इनका यूज़ करके कंबाइन करना था, इन्हीं से स्टार्टिंग करनी थी। देखो क्या कहता है, ऑन ट्यूसडे, व्हेन ऑन ट्यूसडे कनॉट प्लेस रिमेन्ड व्हाट, डैश लगा रहा है तो भाई क्या रहा था, कनॉट प्लेस शट रहा होगा। ऑन ट्यूसडे कनॉट प्लेस रिमेन शट फ्रॉम 11 to 3, है ना। एज क्यों रहा जी, क्योंकि जो ट्रेडर्स थे ना वो क्या कर रहे थे, एज द ट्रेडर्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द NDMC's प्लान टू पेडेस्ट्रियनाइज द इनर सर्कल एंड मिडल लेन। यानी मुझे पता लगा कि फर्स्ट वाले का इस्तेमाल करके, फर्स्ट वाले को एज अ स्टार्टर यूज़ किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल करके सेंटेंस की शुरुआत की जा सकती है और इन दोनों वाक्यों को जोड़ा भी जा सकता है। यानी फर्स्ट वाला ओके है। सेकंड वाले को पढ़ लो। देखो कनॉट प्लेस ट्रेडर शट, क्या शट रखा होगा भाई, कनॉट प्लेस ट्रेडर शट दी शॉप्स, क्यों, बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द NDMC's प्लान टू पेडेस्ट्रियनाइज द इनर सर्कल एंड मिडल लेन। देखो फिर से स्टार्टिंग कर दी, स्टार्टिंग इससे करनी है, थोड़े बहुत चेंज किए जा सकते हैं। कनॉट प्लेस ट्रेडर शट दी शॉप्स, क्या शट किया जी उन्होंने, शॉप्स को शट किया, बिकॉज आगे फिर आप लगा देना क्या, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द NDMC's प्लान टू पेडेस्ट्रियनाइज द इनर सर्कल। यानी भाई एक बात पता लगी, फर्स्ट भी यूज हो सकता है, सेकंड भी। थर्ड को पढ़ो, इन ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द NDMC's प्लान, यहां से उठाओ, टू पेडेस्ट्रियनाइज द इनर सर्कल एंड मिडल लेन्स, द शॉप्स, आगे कोमा लगा के जोड़ देना, द शॉप्स इन CP वर शट बाय दिस। ठीक है जी, एक सेकंड, शॉप्स इन कनॉट प्लेस वॉज शट। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ शॉप है ना तो इसने वॉज क्यों लगाया, यहाँ पर तो वर लगाना था ना, है ना। वो भी गलती कर रहा है क्या, शॉप्स इन CP वर शट, बिल्कुल सही बात है भाई, दुकानें बंद हुई है, एक दुकान थोड़ी है, वॉज की बजाय यहाँ वर लगाना था। लेकिन एरर फाइंड नहीं करना था, आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग बतानी थी। स्टार्टिंग इन तीनों से हो सकती थी, शॉप्स इन CP वर शट। एक सेकंड रुक जाओ, शॉप्स इन CP वर शट, ठीक है। तो भाई तीनों से स्टार्टिंग हो सकती थी, तो ई ऑप्शन आता, ऑल ऑफ द अबव। 32 को पढ़ो, 382 यूनिट्स ऑफ सुपर टेक डेवलपर्स कार प्रोजेक्ट वॉज सील्ड बाय द ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑन मंडे। 382 यूनिट्स को क्या किया है जी, 382 यूनिट को इन्होंने सील किया, एक तरह से बंद कर दिया। क्यों कर दिया, किसने बंद किया जी, GNIDA ने, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, GNIDA ने मंडे को। ऐसा क्यों किया, दिस एक्शन वॉज टेकन आफ्टर द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेड किया। स्टे का मतलब होता है टू मेंटेन, स्टे क्या होता है, हम कहते नहीं है मेरा कोई नेबर, मेरा कोई दोस्त है, मैं कहता हूँ आ जा जी स्टे कर ले, मतलब रुक जा। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन पर स्टे किया, होल्ड किया कि भाई ये जो अलॉटमेंट की गई थी ना, ये अलॉटमेंट जो की गई थी, ये हवाला देते हुए, हवाला दिया कि इस अलॉटमेंट ने ना वॉयलेशन किया है, नियमों को तोड़ा है बिल्डिंग के प्लान्स को। अब आपको सिर्फ स्टार्टिंग ढूंढनी है। तो देखो फर्स्ट से अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, आफ्टर द इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेड, क्या, आफ्टर द इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेड व्हाट, द अलॉटमेंट ऑफ द फ्लैट्स, स्टेट द अलॉटमेंट ऑफ द फ्लैट साइटिंग वॉयलेशन ऑफ द बिल्डिंग प्लान्स, फिर कोमा लगा के ये वाला लगा देना, 382 यूनिट्स वर सील्ड बाय देम ऑन मंडे। यानी भाई फर्स्ट से स्टार्ट किया जा सकता था,
सेकंड वाले से स्टार्ट नहीं कर पा रहे, क्यों? कह रहे सीलिंग द 382 यूनिट्स ऑफ। अब भाई 382 यूनिट्स ऑफ आगे ये वाला आप लगा देगा, बात क्लियर। लेकिन इस सीलिंग का सब्जेक्ट ही नहीं आया, किया किसने? यहाँ अगर आगे पीछे लगाऊंगा ना GNIDA तो ढंग से सेंस ही कन्वे नहीं हो पा रही, जुड़ ही नहीं पाएगा। सीलिंग द 382 यूनिट्स ऑफ सुपर डेवलप कार प्रोजेक्ट GNIDA नहीं बन पाएगा। बाय GNIDA से भी नहीं, प्रपोजिशन से जोड़ोगे आगे फिर स्टार्टिंग नहीं बना पाएगा, है ना। इसीलिए सेंटेंस में गड़बड़ हो जाएगी, सेंटेंस में गड़बड़ हो जाएगी तो इस वाले से तो स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आगे कहेगा द ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑन मंडे, अब यहाँ से जोड़ देगा सील्ड द 382 यूनिट्स ऑफ सुपर टेक डेवलप्स कार एंड दिस एक्शन लगा दो, है ना, या फिर कोमा लगा दो। दिस एक्शन वॉज टेकन आफ्टर द इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेट द अलॉटमेंट ऑफ द फ्लैट साइटिंग वायलेशन ऑफ बिल्डिंग प्लान, यानी इन दोनों से जोड़ा जा सकता था, इन दोनों में जोड़ा जा सकता था। बेसिकली इसमें ना कुछ बताने वाली चीज़ ही नहीं थी, सेंस के ऊपर होता है, तो इसके ऊपर मुझे नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनने भी चाहिए, ठीक है। फिर भी पढ़ लो, कोई बात नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ पेपरलेस कोर्ट इज बीइंग प्लान्ड बाय NCLT, द बॉडी वुड स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम 3 सिटीज। स्टार्ट करो द बॉडी फंक्शनिंग फ्रॉम, आगे द बॉडी फंक्शनिंग फ्रॉम, यहाँ से अगर जोड़ता हूँ 3 सिटीज, फिर कोई सेंस ही नहीं मिल पाएगी। द बॉडी फंक्शनिंग फ्रॉम 3 सिटीज नहीं, कोई सेंस ही नहीं बना पाएगा। वुड स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पेपरलेस कोर्ट इज बीइंग प्लान्ड बाय NCLT, ना, इससे स्टार्टिंग नहीं हो पा रही, एक सेंस ही डेवलप नहीं हो पा रही। प्लानिंग द NCLT, प्लानिंग द NCLT, क्या प्लानिंग द NCLT? प्लानिंग बाय NCLT, प्लानिंग बाय NCLT क्या? प्लानिंग बाय NCLT टू इंट्रोड्यूस ए पेपरलेस कोर्ट द बॉडी वुड स्टार्ट फंक्शनिंग, कोई सेंस डेवलप नहीं हो पाएगी भाई। यहाँ से जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, बीइंग लगा के पैसिव फॉर्मेशन बना रहे हैं या एक्टिव फॉर्मेशन बना दी। यहाँ कह देगा द NCLT इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस, द NCLT इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस पेपरलेस कोर्ट विच, अब बॉडी लगाने के बजाय भाई इस कोर्ट के लिए बॉडी यूज कर रहे हैं, आप ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा देना, विच वुड स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम 3 सिटीज, यानी थर्ड ऑप्शन इसको जोड़ सकता था, तो सी इसका आंसर लग जाता। 34 को पढ़ना, सैयद मुश्ताक अली इंटर जोनल टूर्नामेंट इज टू बी हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम February 12 to 16, नॉर्थ जोन टीम हैज नेम्ड फॉर्मर इंडियन ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह एज द कैप्टन फॉर द टूर्नामेंट। देखो फर्स्ट से उठाना, कैप्टन ऑफ नॉर्थ जोन, भाई नॉर्थ जोन का तो कैप्टन है ही नहीं, कैप्टन तो उस टूर्नामेंट में उस मैच का होगा ना। नॉर्थ जोन टीम हैज नेम्ड, नॉर्थ जोन टीम हैज नेम्ड, ठीक है, कैप्टन ऑफ द नॉर्थ जोन टीम, चलो मान लिया। अगर यहाँ से जोड़ता कैप्टन ऑफ नॉर्थ जोन टीम, आगे हैज़ नेम्ड को तो यूज़ ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैप्टन ही कौन है भाई, स्पिनर हरभजन सिंह है, यानी इससे तो स्टार्टिंग नहीं हो पा रही, इससे तो सेंस डेवलप नहीं हो पा रही। अब एक बारी सेकंड को पढ़ो, अब एक बारी सेकंड को पढ़ो। सेकंड क्या कहता है जी, फॉर्मर इंडियन ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, फॉर्मर इंडियन ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह एज दी, अच्छा अब पैसिव फॉर्मेशन लगाओगे क्या, फॉर्मर इंडियन ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन फॉर द टूर्नामेंट बाय नॉर्थ जोन टीम, ठीक है। और फिर आगे 2 कोमा लगाना, यहाँ टूर्नामेंट का नाम देना, फिर डालना इज टू बी हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम February 12 to 16, बिल्कुल सेकंड वाला जोड़ देगा, पैसिव फॉर्मेशन बना के जोड़ देगा। देखो यहाँ क्या कहता है, सैयद मुश्ताक अली इंटर जोनल टूर्नामेंट दैट इज टू बी हेल्ड फ्रॉम February 12 to 16, आगे फिर जोड़ोगे कैसे, कोमा लगा के ना, ढंग से सेंस कन्वे नहीं हो पाएगी, जुड़ेगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले ऑप्शन से जुड़ेगा। अब एक बारी 35 को लास्ट को पढ़ लो। जेनरिक ऑफिस पार्क्स हैव बीन लॉन्ग फेवर्ड बाय टेक कंपनीज, इट अलाउ देम टू लीज एंड शेड स्पेस थ्रू बूम्स एंड बस्ट्स। बूम एंड बस्ट क्या होता है, देखो बूम क्या होता है, बूम एकदम से इकोनॉमी बूम कर दी, एकदम से इकोनॉमी बूम कर गई, शेयर मार्केट बढ़ गया, कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। बस्ट का मीनिंग एकदम से डाउन हो गई, यानी बूम एंड बस्ट जो है बेसिकली ये क्या है जी, इकोनॉमिक जो है हमारी कभी एक्सपेंड कर जाएगी, कभी क्या कर जाती है जी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, बार बार ऐसा होता है, उस चीज़ को ना बूम और बस्ट कहते हैं। जो टेक कंपनी है ना वो जेनरिक ऑफिस पार्क को भी चाहती है, भाई कंपनी वगैरह में थोड़ा सा पार्क वगैरह ग्रीनरी का एरिया वैसे
कोई सेंस देनी चाह रहा है, कंपनीज फेवर करती है जो उनको थोड़ी सी हेल्प कर देगा थोड़ा सा अलग स्पेस निकालने के लिए जब भी ये इकोनॉमी बूस्ट हो बूम हो। इस तरह की कोई बात करे, ढंग से सेंस कन्वे नहीं हो पाई, पूरा पैसेज पढ़ के ही पता लगता कहाँ से इसने लाइन उठाई थी। अब आप पढ़ो, देखो क्या कहते हैं, टेक कंपनीज हैव लॉन्ग, टेक कंपनीज हैव लॉन्ग, अच्छा, टेक कंपनीज हैव लॉन्ग फेवर्ड जेनरिक ऑफिस पार्क, और फिर आप लगा देना विच अलाउज देम टू लीज एंड शेड स्पेस थ्रू बूम्स एंड बस्ट। ठीक है, फर्स्ट से तो स्टार्टिंग कर सकता था जी, ड्यूरिंग बूम्स एंड बस्ट। अरे ड्यूरिंग जैसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा भाई, ड्यूरिंग बूम एंड बस्ट आगे फिर कैसे जोड़ूंगा, ड्यूरिंग बूम एंड बस्ट इट अलाउज नहीं पता लगेगा, इट पहले यूज ही नहीं कर पाऊंगा तो नहीं जोड़ पाऊंगा इससे। फिर फेवरिंग जेनरिक ऑफिस पार्क, ठीक है, फेवरिंग जेनरिक ऑफिस पार्क, आगे क्या लगाऊं, आगे बाय टेक कंपनी अगर लगा भी दूं तो फिर ये इट इसको तो रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, यहाँ से भी सेंस कन्वे नहीं निकल पाएगी। सेंस अगर ढंग से निकलेगी तो भाई स्टार्टिंग ना आपको फर्स्ट से ही करनी पड़ेगी, फर्स्ट से ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। हालांकि पता है क्या है, मेरे को ये चीज़ थोड़ी सी ख़राब लगती है, अब ये तीनों दे दिए, इसके अंदर ना थोड़े से चेंजेस करके और से भी स्टार्ट किया जा सकता है, तो बनाने को क्या है भाई, ऐसी सेंस तो हम जनरेट कर सकते हैं, तीन क्या है ऐसे 4 ऑप्शन और बना दो, फिर भी हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा उटपटा सा ही रहता है ये। अब एक बार इसको पढ़ो, हाँ यहाँ ग्रामर अच्छे से यूज़ हो जाएगी। देखो क्या कहता है, आपको ना कुछ वर्ड्स दिए और आपको ना इनको रिप्लेस करना था, बेसिकली आपको बताना था कि इनको रिप्लेस करना भी है या नहीं करना। तो यहाँ पर देखते हैं जी, द ब्यूरोक्रेसी शुड बी स्किल, एक तो स्किल को करना था भाई रिप्लेस अगर पूछ रहा है, द ब्यूरोक्रेसी should be skilled to come up with policy choices to help, एक ये वाला ऑप्शन दे रहा है भाई, इसको भी रिप्लेस करना है, अगर करना है तो एक बार यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। एन इलेक्टेड गवर्नमेंट चेजिंग ऑब्जेक्टिव द पीपल, ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे तो मार्क हो ही नहीं पा रहा, इस वाले को और इस वाले को। ठीक है, अब पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। द ब्यूरोक्रेसी शुड बी स्किल टू कम अप विद, शुड बी स्किल, भाई ब्यूरोक्रेसी शुड बी स्किल से ना ज़्यादा अच्छा, देखो स्किल तो एक नाउन है यार, स्किल एक नाउन है और यहाँ पर ना ज़्यादा अच्छी चॉइस बनती एडजेक्टिव की या फिर वर्ब की। इट शुड बी डन होता है ना, इट शुड बी डन, या फिर द क्वालिटी शुड बी गुड, यानी एडजेक्टिव या वर्ब ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। ये वाला नाउन, ऐसा नहीं है नाउन नहीं आता, नाउन आता है, शुड बी मोडाल बी के बाद नाउन आ जाता है, लेकिन भाई ये वाला नाउन कोई ढंग की सेंस नहीं जनरेट कर पा रहा था, ये वाला नाउन ढंग से सेंस जनरेट नहीं कर पा रहा था, तो मुझे थोड़ा सा तो लगा कि इसको रिप्लेस करके ना स्किलफुल भी नहीं, स्किल्ड यहाँ पर थोड़ी अच्छी सेंस जनरेट करता, स्किल्ड यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी सेंस जनरेट करता। कोई नहीं, अभी आगे और पढ़ते हैं। शुड बी स्किल्ड टू कम अप विद पॉलिसी चॉइसेस टू हेल्प, शुड बी कम विद, एक सेकंड, अप विद पॉलिसी चॉइसेस टू हेल्प, बिल्कुल सही बात है भाई, टू हेल्प आएगा, टू हेल्प में कोई गड़बड़ नहीं है, इन हेल्पिंग क्यों लगाएंगे, जब टू हेल्प में कोई गड़बड़ ही नहीं है तो मैं उसको रिप्लेस क्यों करूंगा, क्यों मैं यहाँ पर हेल्पिंग लगाऊंगा, यानी भाई अभी तक ना एक सेकंड इन हेल्पिंग भी नहीं लगेगा। अब मुझे पता लगा, या तो रिप्लेस ही मत करो, अगर आप कहते हो यहाँ नाउन आता है तो रिप्लेस मत करो, या फिर स्किल्ड लगाओ या फिर टू हेल्प, यानी बी और ई में अभी भी गड़बड़ है। अब आगे देखो, एन इलेक्टेड गवर्नमेंट चेजिंग, भाई चेजिंग यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब लगाई, सब बच्चों को पता था, हेल्प के बाद में चेजिंग नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों लगा रहा था, बेयर इन्फिनेटिव लगा देता, लेट बिड हेल्प मेक, है ना, बेयर इन्फिनेटिव लगाता तो यहाँ पर चेज लगाना था, यहाँ गड़बड़ की तो मुझे पता लगा ये वाला ऑप्शन भी हट गया। अब तो पक्का ही पक्का ये वाला आंसर आएगा। और ऊपर से एक और बात सीखने को मिली, द पीपल, भाई पीपल प्लूरल है तो उसके लिए हैज़ वर्ब कैसे लगा दी, पीपल के लिए तो हैव वर्ब लगानी थी, तो अब ये वाला ऑप्शन पूरी तरह से हट गया, एक ही आंसर बचा, बी ऑप्शन आपका आंसर बन जाता। बात क्लियर है क्या, बी ऑप्शन आपका आंसर बन जाता। देखो इनमें ना अगर तुम्हें सेंस नहीं भी निकालनी आए तो कोई चक्कर नहीं है, सेंस ना निकालनी आए कोई फंडा नहीं, ग्रामर के हिसाब से देखो, वर्ड देखो सही है या नहीं। 37 को पढ़ो, एमिड ग्रोइंग अनईजीनेस इन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट ओवर लेजिस्लेशन इन द यूएस, Congress advocate an increase in salaries of H-1B visa holder to discourage American firms
for hiring them and an anticipated executive order from President Donald Trump. BJP General Secretary Muralidhar Rao says India should devise its own strategy rather than trying to put pressure on the US government. देखो क्या कहते हैं, amid इन बिटवीन ग्रोइंग टेंशन। एमिड का मतलब होता है के दौरान, बीच में। कहता है भाई टेंशंस बढ़ रही है, अनइजीनेस का मतलब हो गया टेंशंस बढ़ रही है, अनइजीनेस का मतलब एक वो कंडीशन हो गई, क्या कहूँ उसको, मतलब इजी होता है ना, आसान, जैसे डिसीज होता है, यहीं से तो वर्ड बना था। ईज मतलब आपकी कंफर्टेबल की चीज़ है, डिसीज बनाया वो बीमारी बन गई, भाई टेंशंस बढ़ रही है। अब ना देखो यहाँ पर नाउन बिल्कुल ओके था, अनइजीनेस एक अच्छी चॉइस थी, अनइजीनेस एक अच्छी चॉइस थी, तो मुझे नहीं पता अभी रिप्लेस करना भी है या नहीं करना, लेकिन ऑप्शन देख के पता लगा कि भाई ग्रो कर रही है, समस्याएं बढ़ रही है, तो फिर इजीनेस कहाँ से आ गया, अनइजीनेस आएगा, ये बात तो पक्का है, तो इसको हटाओ, या तो अनईज आए या फिर भाई अनइजीनेस आए, दोनों ही ओके लग रहे थे। एक बार आगे फिर बढ़ते हैं। एमिड ग्रोइंग अनइजीनेस इन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, किस चीज़ पर गड़बड़ हो रही है, ओवर लेजिस्लेशन, भाई उनके कानून वगैरह के ऊपर, इन द यूएसए के अंदर। जो वहाँ की कांग्रेस है ना, उसने एडवोकेट किया, उसने क्या किया जी, एडवोकेट किया, यानी सपोर्ट किया। कांग्रेस ने क्या किया जी, वहाँ की कांग्रेस ने क्या किया, एडवोकेट किया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कांग्रेस इस वर्ब की डूअर है, अगर सब्जेक्ट हमारा वर्ब का डूअर है, तो भाई कांग्रेस सिंगुलर है, यहाँ पर वर्ब भी कैसी लगाता, फिर सिंगुलर लगाता, लेकिन इसने वर्ब प्लूरल लगा दी, यानी अगर कांग्रेस डूअर थी तो वर्ब सिंगुलर आती, तो नो करेक्शन तो हट गया, गड़बड़ तो थी। अब भी एडवोकेट लगा रहा है, अभी भी गड़बड़ है, और अब भी एडवोकेट लगा रहा है, अब तो एक ही रास्ता बच गया भाई, यूएस कांग्रेस ने एडवोकेटिंग यानी सपोर्ट करते हुए, यहाँ पर मुझे वर्ब नहीं चाहिए, मुझे नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए, और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी मुझे यहाँ पर पार्टिसिपल चाहिए। मुझे क्या चाहिए जी, पार्टिसिपल चाहिए, V1 + ing चाहिए। मैं ऐसी तो सेंस बनाऊंगा, कांग्रेस एडवोकेटिंग, कांग्रेस ने समर्थन करते हुए एंड इंक्रीज इन सैलरीज ऑफ H1B वीज़ा होल्डर, भाई इंडियंस को ना H1B वीज़ा होल्डर्स H1B वीज़ा मिल जाता है, जो वहाँ पे काम करने के लिए इंडियंस जाते हैं। और ना अब इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया कि H1B वीज़ा वालों को ज़्यादा सैलरी दो, तो भाई कंपनी ज़्यादा सैलरी क्यों देगी, कंपनी ज़्यादा सैलरी नहीं देगी तो वो इंडियंस को हायर ही नहीं करेगी, और इंडियंस को हायर नहीं करेगी तो वहाँ के नेटिव्स को ज़्यादा जॉब्स मिलेगी। इस बात का उन्होंने समर्थन किया। टू डिस्करेज अमेरिकन फर्म्स फ्रॉम हायरिंग दैम, भाई डिस्करेज करेगी अमेरिकन कंपनियों को इंडियंस को हायर करने से। और इसी के में ना एंड एंटीसिपेटेड का मीनिंग होता है एक्सपेक्टेड, जो चीज़ होनी थी, संभावित थी। आपको ही पता है डोनाल्ड ट्रंप ने नारा दिया था ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिकन फर्स्ट, भाई पहले नौकरी अमेरिकन को दो। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फ्रॉम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, बीजेपी जनरल, और इस चीज़ का एक्सपेक्टेड थी कि ऐसा होगा, और ऑर्डर दे दिया एग्जीक्यूट करने का इस कानून को। किसने, इस हमारे डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने। इस चीज़ पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने क्या कहा कि इंडिया शुड डिवाइज इट्स ओन स्ट्रेटेजी, भाई इंडिया ना अपनी खुद की स्ट्रेटेजी इंडिया को बना लेनी चाहिए, रेदर देन ट्राइंग। अभी पिछली ही किसी डेली डोज के सेशन में बच्चों ने मुझे सिखाया था कि जी रेदर देन के बाद में ना V1 आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है, तो ट्राइंग क्यों लगा दिया, ट्राई ओके था, रेदर देन ट्राई, और अगली वर्ब अगर आ रही है तो नॉन फाइनाइट आने दो। रेदर देन के बाद एक वर्ब आ गई ट्राई, या फिर तुम यूं देख लेते, शुड के बाद यहाँ पर डिवाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, तो भाई शुड के बाद यहाँ पर वर्ब की ये वाली फर्स्ट फॉर्म आई थी। तो अब कंपैरिजन करोगे सेम चीज़ का, तो कंपैरिजन करो तो यहाँ भी V1 लगाते, अगर यूँ नहीं समझते तो यहाँ ट्राई आता। अब तो मेरे हिसाब में कुछ भी नहीं बचा, सारे ऑप्शन कट गए थे, सिर्फ यही ऑप्शन बचा था, टू पुट प्रेशर ऑन US गवर्नमेंट। भाई अपनी पॉलिसीज़ बना लो बजाय कि US गवर्नमेंट पे दबाव बनाने के, क्योंकि तुम्हारे दबाव से उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज़ एक्सप्रेसिंग कंसर्न, वाह, हैज़ एक्सप्रेसिंग कंसर्न सब बच्चों को पता है। हैज़ हैव हैड के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो क्या हर बारी ही वर्ब की थर्ड फॉर्म भाई, या तो हैज़ बीन लगाता, या फिर भाई हैज़ एक्सप्रेस्ड लगाता। सीधी तो V1 + ing कभी भी नहीं आती हैज़ हैव हैड के बाद, इसीलिए नो करेक्शन हट गया। एक्सप्रेसिंग फिर से गड़बड़ कर रहा था, हैज़ बीन हो सकता था, एक्सप्रेस्ड हो सकता था, हैज़ एक्सप्रेस्ड भी हो सकता था। अब कहते हैं भाई HRD मिनिस्ट्री ने ना चिंता जताई, कंसर्न जताई, किस चीज़ के ऊपर, अगेंस्ट द सेंटर पुश। अरे अगेंस्ट तो विरुद्ध होता है, विरुद्ध उसने किसी चीज़ को ओपोज थोड़ी किया, उसने ना सेंटर के किसी डिसीजन के ऊपर चिंता जताई, इसीलिए यहाँ पर ओवर लगाना था। आई विल थिंक ओवर दी मैटर, मैं इस मैटर के ऊपर सोचूंगा, विचार करूंगा। तो यहाँ पर ओवर जैसी सेंस आ रही थी कि भाई सेंटर का पुश, मतलब सेंटर ने एक
कदम बढ़ाया कोई निर्णय लेने के लिए कि भाई आधार नंबर को सब्सिडी वाली स्कीम से जो स्कूल एजुकेशन से जुड़ी हुई हो उनके साथ जोड़ना नेसेसरी कर दो। तो यहाँ पर एक बात पता लगी, ओवर आना था तो भाई इन हटा देते, विद हटा देते, ओवर का एक ही ऑप्शन बचता। और कोई बच्चे को यूं भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेंटर पुश टू लिंक द आधार विद सब्सिडी स्कीम्स रिलेटिंग टू, ऐसा क्यों? ये तो कभी हमने सीखा ही नहीं। स्कीम्स किस चीज से जुड़ी होती है? हमने हमेशा पढ़ा है स्कीम्स रिलेटेड टू। कैसी स्कीम्स? जो जुड़ी हुई हैं स्कूल एजुकेशन से। अब देख लेते इन रिलेशन विद की क्या आवश्यकता थी, रिलेटिंग टू भी नहीं चाहिए था, रिलेटेड टू ही चाहिए था। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन बचा। बात क्लियर? ओवर प्रपोजिशन ने सबका खेल ही बिगाड़ दिया वैसे भी बेसिकली। अब आप पढ़ो 39 को। एग्जैक्टली 2 months आफ्टर जयललिता's डेथ हर लॉन्ग टाइम फ्रेंड एंड AIADMK जनरल सेक्रेटरी VK Shashikala was unanimously elected leader of the legislature party at a meeting in the party headquarters, paving the way for her to become the third woman chief minister of Tamil Nadu। यहाँ तो कोई भी समस्या नहीं नजर आई भाई, यहाँ तो कोई भी समस्या नहीं आ रही है। क्या नजर? एक गड़बड़ तो लग रही है जी, एक गड़बड़ तो लग रही है। देखो एक बारी थोड़ी सी सेंस को भी देख लो। क्या कहता है भाई? एग्जैक्टली 2 months आफ्टर जयललिता's डेथ, जयललिता की डेथ होने के एग्जैक्टली 2 महीने बाद उसकी पुरानी दोस्त, उसकी पुरानी साथी, या फिर कह दो AIADM की जनरल सेक्रेटरी VK शशिकला को यूनैनिमसली एक मत के साथ उन्होंने अपना लीडर चूज कर लिया पार्टी हेडक्वार्टर में, और उसका रास्ता साफ हो गया थर्ड वुमेन चीफ मिनिस्टर बनने का तमिलनाडु के अंदर। तो यहाँ पर एक बेसिक सी बात पता लगी, सब बच्चों को पता थी। मेरे हिसाब में हर बच्चे ने इस चीज़ को ढूंढ लिया। नहीं भी ढूंढा, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, सीख लेंगे। देखो आप सबको मैंने बताया था कि भाई 2 के बाद में 2 ही चीज़ें आएंगी, या तो 2 के बाद में वर्ब आए, और अगर वर्ब आएगी तो वो V1 फॉर्म पे लगा देना, या फिर भाई 2 के बाद में नाउन आए, उसका ऑब्जेक्ट आए। अगर उसका ऑब्जेक्ट आएगा तो वो या तो नाउन होगा, या फिर अगर वर्ब आई तो उसे नाउन की तरह काम करवाना पड़ेगा, तो V1 + ING लगाना पड़ेगा। तो मेरे भाई मुझे एक बात सिखा दो, बिकम्स क्यों लगा दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बिकम, और ये तो ES लगा के उसके बाद उसकी सिंगुलर फॉर्म बना रहा है। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेचुरल फॉर्म, बेस फॉर्म, रूट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। तो यहाँ पर 2 + V1 आना था, इसीलिए बिकम्स लगा के ऑथर ने अनर्थ कर दिया, मजाक कर दिया। तो ये बिकमिंग भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। एक ही आंसर निकल कर आया बच्चों, क्या? बिकम। क्या आंसर निकल कर आया जी? बिकम। बात क्लियर है? जल्दी से 40 को पढ़ो। US फेडरल अपील्स कोर्ट ऑन संडे रिजेक्टेड ए रिक्वेस्ट मेड बाय डोनाल्ड ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन टू इमीडिएटली रीइंस्टेट द ट्रैवल बैन ऑन सिटीजन्स ऑफ 7 मुस्लिम कंट्री। US फेडरल अपील्स कोर्ट ऑन संडे। एक सेकेंड, यहाँ क्या गड़बड़ दिख रही है भाई? US फेडरल अपील्स कोर्ट ऑन संडे, संडे की बात है, संडे गुजर गया, जब संडे बीत गया भाई, अपील्स कोर्ट, एक सेकेंड, अपील्स कोर्ट ऑन संडे, ठीक है भाई, संडे की बात है, संडे निकल गया। यूएस में ना फेडरल नाम है, देखो यूएस फेडरल किसी कोर्ट का नाम है जहां पर अपील की गई थी। उसने संडे को क्या कर दिया जी? उसने संडे को रिजेक्ट कर दिया, एक रिक्वेस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई थी। तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तो कोई भी गड़बड़ नहीं थी। रिक्वेस्ट मेड बाय, बिल्कुल सही बात है। मेड ऑफ क्यों लगाना था? मेड फ्रॉम की आवश्यकता ही नहीं थी। मेड बाय बिल्कुल ओके था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टू इमीडिएटली री इंस्टेट द ट्रैवल बैन ऑन सिटीजन ऑफ 7 कंट्रीज। तो इमीडिएटली री इंस्टेट, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, तो इमीडिएटली री इंस्टेट, यहाँ पर क्या गड़बड़ कर रहा है? ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं थी इसके अंदर। क्या गड़बड़ थी? कोई चीज़ गलत यूज़ कर ही नहीं रहा, नो करेक्शन आनी थी, कहीं पर भी इसने गड़बड़ यूज़ नहीं की, बिल्कुल सही बता रहा है बच्चा हमारा। तो ठीक है बिल्कुल। 41 को पढ़ो। Prime Minister Narendra Modi said the decision to scrap high-value banknotes will give the dash a further boost and would provide long-term benefits, including forcing the country's vast shadow economy into the dash। देखो क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो डिसीजन है ना, स्क्रैप कर दो हाई वैल्यू बैंक नोट का। स्क्रैप क्या होता है? कोई चीज़ स्क्रैप होती है मतलब खराब कर दी, है ना। हम कहते हैं स्क्रैप की आइटम है, यानी कबाड़ है, यानी भाई उन्होंने क्या किया, बड़े नोट को बंद किया। हालांकि उन्होंने 1000 को बंद करके 2000 के नोट को चला दिया था। तो भाई मुझे तो समझ आया नहीं स्क्रैप कहाँ से किया, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो हम ऐसा डिसीजन कर रहे हैं ना, ये क्या करेगा, विल गिव द डैश ए फर्दर बूस्ट।
किस चीज़ को बूस्ट करेगा? आपको किस चीज़ को बूस्ट करना है? पॉपुलेशन को बूस्ट करोगे क्या? नो। व्हाइट मनी को बूस्ट करोगे? बिल्कुल भी नहीं। या तो इकोनॉमी बूस्ट हो या फिर जीडीपी बूस्ट हो, एंड वुड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, और साथ ही साथ ना लंबे समय के बेनिफिट देगा, इंक्लूडिंग फोर्सिंग द कंट्री, साथ ही साथ ये फोर्स करेगा कंट्रीज की वास्ट होता है ह्यूज शेडो इकोनॉमी, शेडो इकोनॉमी का इनटू दी डैश, कहाँ आ जाए वो? क्लोज करोगे शेडो इकोनॉमी को, ओपन करोगे, ओपन करोगे। एक बारी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद बच्चों को समझ नहीं आया होगा। शेडो इकोनॉमी क्या होता है? शेडो होता है परछाई। अब एक तो आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मुझे पहचान लोगे? हालांकि नहीं पहचानोगे, लेकिन फिर भी भाई एक तो मैं खड़ा हूं और एक मेरी शेडो खड़ी है, तो शेडो को ना पहचाना नहीं जा सकता, वो चीज़ थोड़ी सी हिडन है। तो भाई शेडो इकोनॉमी क्या होती है? शेडो इकोनॉमी ना बेसिकली स्मगलिंग होती है। भाई यूँ मान लो यहाँ से सामान आया, यहाँ गया, शेडोनॉमी है तो इकोनॉमी का हिस्सा, लेकिन ये चीज़ें शेडो में है, सरकार की नज़रों में ये चीज़ें है ही नहीं, इनका रिकॉर्ड ही नहीं रखा जा रहा। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि भाई 2 बड़े बड़े नोटों को बंद कर दिया, इससे एक तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, और साथ ही साथ जो इकोनॉमी शेडो है ना, ढकी हुई है, अंधेरे में है, छुप के काम कर रही है, जिन चीज़ों को रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा, उसको हम फोर्स कर देंगे कंट्री की इकोनॉमी को कि भाई शेडो इकोनॉमी से आ जा, और कहाँ आ जा? सारी चीज़ें ओपन हो, हमारी नज़र में हो। तो अब सेंस मिलने के बाद क्लोज तो कोई सेंस जनरेट नहीं करता, आंसर ही क्या बचता है? ओपन बचता है। जल्दी से 42 पढ़ लेते हैं। RBI today asked existing banks to dash their strategies as non-banking finance companies were dashed from their stress. RBI ने ना आज क्या कहा? आरबीआई टुडे आस्क्ड देयर एग्जिस्टिंग बैंक्स, आरबीआई ने ना एग्जिस्टिंग बैंक्स को कहा टू डैश देयर स्ट्रेटेजीज, कि भाई अपनी स्ट्रेटेजीज को कुछ करो, नहीं पता क्या करना है। क्यों? एज वाई, क्यों? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो एनबीएफसीज है ना, वर डैश फ्रॉम देयर स्ट्रेस, कि भाई आप ना अपनी स्ट्रेटेजीज को सुधार लो। आरबीआई ने बैंकों को कहा क्योंकि तुम्हारी गलतियों की वजह से, तुम्हारी कमियों की वजह से एनबीएफसीज को फायदा मिल रहा है। किस वजह से? फ्रॉम देयर स्ट्रेस। देयर पता है किसके लिए यूज हुआ है? देयर यहाँ पर इनके लिए यूज हुआ है, बैंक्स के लिए, एग्जिस्टिंग बैंक के लिए। भाई तुम्हारे अंदर स्ट्रेस है, मतलब तुम्हारे काम में दिक्कत है, लोन अप्रूव नहीं हुआ, एनपी हुआ, जो भी हुआ, उसको जल्दी से सुधारो, पॉलिसीज को बदलो, क्योंकि तुम्हारी कमियों की वजह से एनबीएफसी फायदा उठा रही है। तो अब क्या कहा? मेरे मुंह से निकल गया, एनबीएफसी क्या कर रही है? फायदा उठा रही है। हर्ट नहीं हो रही, लूजिंग नहीं हो रही, बेनिफिट हो रही है, या फिर प्लेइंग फ्रॉम देयर स्ट्रेस। प्लेइंग, भाई एनबीएफसी उनके स्ट्रेस से खेल थोड़ी रही है, उनमें कमी है तो एनबीएफसी फायदा उठा रही है। और आरबीआई ने रिमूव करने को थोड़ी कहा है, उन्होंने क्या कहा कि अपनी स्ट्रेटेजीज को रीवर्क करो, दोबारा से बनाओ, जो कमियां हैं उनको फिर से सुधार करो। तो यहाँ रीवर्क और बेनिफिटिंग बिल्कुल करेक्ट सेंस जनरेट कर रहे थे। 27 पढ़ो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे सेड इट इंटेंडेड टू डैश द ओवरऑल पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री टू डैश इट्स कवरेज को कन्वीनियंस, कॉन्फिडेंस, कन्वर्जेंस एंड कॉस्ट। भाई आरबीआई ने थर्सडे को क्या कहा कि इट इंटेंडेड टू ओवरऑल पेमेंट सिस्टम। अब मुझे एक बात बताओ, क्या किया होगा? ऑप्शंस को पढ़ते हैं, ऑप्शन से पढ़ के सेंस जनरेट नहीं आ रही। टू फाइंड द ओवरऑल पेमेंट सिस्टम, टू बूस्ट द ओवरऑल पेमेंट सिस्टम, टू इम्प्रूव द ओवरऑल पेमेंट सिस्टम, या फिर भाई टू रेक्टिफाई द ओवरऑल पेमेंट सिस्टम। आरबीआई ने नहीं पता लगा अभी तक, तो नेक्स्ट को पढ़ो। इन द कंट्री टू डैश इट्स कवरेज, कन्वीनियंस, कॉन्फिडेंस, कन्वर्जेंस एंड कॉस्ट। टू हैव इट्स कवरेज, कन्वीनियंस नहीं, ऐसी तो बात नहीं। आरबीआई ने क्या कहा? या तो भाई एक बात पता है आपको, पता लगी, हैव यहाँ पे सेंस जनरेट नहीं कर रहा था, इंप्रूव या बूस्ट फिर भी बात करता, टू इंप्रूव कवरेज या टू बूस्ट कवरेज। लेकिन कन्वीनियंस को मुझे देख के क्या पता लगा भाई, कन्वीनियंस के साथ ना बूस्ट वर्ड नहीं पड़ा था, इंप्रूव होता है, इंप्रूव करना था। कन्वीनियंस को आप वहाँ पर इम्प्रूव करते बजाय कि बूस्ट के, तो मुझे पता लगा ये सेकंड वाली चॉइस बेटर चॉइस है। अब देख लो, 2 ही ऑप्शन बचे, ये वाला। आरबीआई ने क्या कहा थर्सडे को कि भाई इट इंटेंडेड टू बूस्ट, वो बूस्ट करना चाहती है ओवरऑल पेमेंट सिस्टम को कंट्री में, ताकि कन्वीनियंस और कॉस्ट वगैरह को थोड़ा सा मैनेज किया जा सके। बात क्लियर। 44 को पढ़ना। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी सेड, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी पुराना है काफ़ी, उन्होंने क्या कहा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कि भाई जो इंडिया है ना वो दुनिया की यंगेस्ट कंट्री होगी। आपको भी पता है बेरोजगार कितने हैं, क्योंकि 21 से 30 साल की उम्र के लोग भरे पड़े हैं इस देश में। तो भाई उन्होंने क्या कहा, पुराना आर्टिकल है कि भाई भारत ना 2020 तक, अरे 2020 तो पहुँच ही गया,
2020 तक ना भारत यंगेस्ट कंट्री होगी। जो एक ओवरऑल एज निकालते हैं ना कंट्रीज की, आपको भी पता है ना, ओवरऑल एज निकालते हैं हम कंट्री की, उसमें इंडिया यंगेस्ट होगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा जवानों की संख्या होगी, विच विल बी एन एसेट, जो हमारे लिए ना एक संपत्ति जैसा होगा। कब होगा? डैश इफ यूथ्स आर स्किल्ड, अगर यूथ कैसा है? स्किल्ड है। तो भाई बिकॉज और इफ तो एक साथ यूज नहीं होते, सिंस और इफ भी एक साथ यूज नहीं होते, क्योंकि सिंस भी कारण बताता है, बिकॉज भी कारण बताता है, तो ऐसी तो बात नहीं होनी थी। एक ही ऑप्शन बचा, ओनली। राष्ट्रपति ने क्या कहा? राष्ट्रपति ने कहा कि भाई 2020 तक सबसे जवान युवा हमारे देश में होंगे और ये हमारे लिए एक संपत्ति जैसा होगा। कब? ओनली इफ यूथ इज स्किल्ड, ओनली इफ यूथ्स आर स्किल्ड, अगर हमारा यूथ जो होगा स्किल्ड होगा एंड ओरिएंटेड होगा। ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? झुका हुआ होगा, उसका टारगेट सेट होगा कि भाई मुझे देश के लिए काम करना है। ओरिएंटेड टुवार्ड्स द सर्विस ऑफ द नेशन। बात क्लियर? हालांकि हमारे यूथ में भाई टैलेंट है ही नहीं, हमारी एजुकेशन पॉलिसी इतनी खराब है, तो कहाँ से हम स्किल्ड हो पाएंगे भाई? ज़्यादा पैसे हैं नहीं, बीटेक बीटेक कर नहीं सकते हम, है ना, और कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं, क्या करें? पढ़ो। गवर्नमेंट इज डैश न्यू रूल्स मैंडेटिंग ऑटो मेकर्स एंड देयर एजेंट्स टू बाय डैश ओल्ड व्हीकल्स एंड रिसाइकल देम। गवर्नमेंट इज डैश न्यू रूल, सरकार क्या कर रही है न्यू रूल्स का? नहीं पता। फॉर्मुलेट भी हो सकता है, पासिंग भी हो सकता है, कंसीडरिंग भी हो सकता है, रिलीजिंग नहीं हो सकता। रिलीजिंग नहीं हो सकता, छोड़ो, आगे बढ़ो। न्यू रूल्स मैंडेटिंग ऑटो मेकर्स, ऑटो मेकर्स के लिए जो ये गाड़ियां वगैरह बनाते हैं उनके लिए मैंडेट कर रही है, नेसेसरी कर रही है, और उनके एजेंट्स के लिए टू बाय, कि भाई आप बाय करो ओल्ड व्हीकल्स को। पुराने व्हीकल्स को क्या करोगे आप? मान लो मैं एक स्कूटी खरीदता हूं, ओल्ड है, तो मैं उसको बाय करूंगा, तो भाई पुरानी है ना, तो उसने, सरकार ने क्या कहा, जो ये गाड़ियां वाड़ियां बनाते हैं, भाई पुराने व्हीकल्स को भी तुम ही खरीदो। मान लो मैं होंडा की गाड़ी ले आया, 5 साल बाद मुझे गाड़ी चेंज करनी है, चलो 5 साल में तो बिक जाए, 10-11 साल में चेंज करनी है, तो 10-11 साल में कोई और नहीं खरीदता, तो होंडा ही वापस से खरीदे और उसी के पुर्जों को यूज़ करे, उसको कबाड़ ना होने दे। तो भाई होंडा क्या करेगी? टू बाय बैक, फिर से खरीदो भाई। अब देखो, बाय के बाद ऑन लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। टू बाय ओल्ड व्हीकल अपने आप में एक सेंस जनरेट करता था, लेकिन पढ़ के पता लगा कि भाई टू बाय बैक, दोबारा से खरीदो ओल्ड व्हीकल को, तो प्रेपोजिशन की आवश्यकता थी नहीं, और द आर्टिकल क्यों लगाया भाई? यहीं पर आया। गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग न्यू रूल, सरकार किसी न्यू रूल को बनाने पर विचार कर रही है कि ऑटो मेकर जो गाड़ी वगैरह बनाने वाले हैं इनके लिए नेसेसरी कर दें, और उनके एजेंट्स के लिए, कि आप फिर से ना बैक करो, दोबारा से परचेज करो पुराने व्हीकल्स को और उनको रिसाइकल भी करो। सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 46 को पढ़ो। सम टीवी न्यूज चैनल्स प्राउडली क्लेम दैट दे आर ऑर्गेनाइजिंग थिंक टैंक्स ऑफ इकोनॉमिस्ट टू डिबेट डीमोनेटाइजेशन। इसमें क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं लग रही जी। सम टीवी, एक सेकंड, सम टीवी न्यूज चैनल्स प्राउडली क्लेम, भाई बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल जो है प्राउडली, गर्व के साथ क्लेम करते हैं कि दैट दे आर ऑर्गेनाइजिंग थिंक टैंक, कि भाई हम थिंक टैंक को ऑर्गेनाइज करेंगे इकोनॉमिस्ट का। बेसिकली क्या है, 4-5 अर्थशास्त्री बिठा देंगे और एक डिबेट करवाएंगे कि जी बताओ डीमोनेटाइजेशन का अच्छा इफेक्ट है या बुरा इफेक्ट है। ऐसी डिबेट कभी मत देखा करो, टाइम खराब होता है, उनको बस अपने व्यूज़ बढ़ाने होते हैं और कोई फंडा नहीं है। तो यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है भाई, कोई गड़बड़ी नहीं है। क्यों गड़बड़ नहीं है? सम टीवी न्यूज़ चैनल क्लेम, देखो क्लेम इज द वर्ब, ठीक है, क्लेम वर्ब है, चैनल्स इज द सब्जेक्ट, एज द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। भाई जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। प्राउडली इज यूज टू क्वालिफाई क्लेम, प्राउडली को क्यों यूज किया? क्लेम को क्वालिफाई करने के लिए। क्या? दैट इज यूज एज कंजंक्शन, that is used and conjunction and it is connecting two verbs, एक वर्ब क्लेम है और एक वर्ब आर है, that कंजंक्शन की तरह दो वर्ब्स को जोड़ रहा है, and they is the subject of the verb are and they is replacing some TV news channels, some TV न्यूज़ चैनल को रिप्लेस कर रहा है, दे प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। कोई भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ओके है। जब गड़बड़ ही नहीं है भाई, किसी इंसान में दिक्कत ही नहीं है, तो उसे क्यों रिप्लेस करोगे? तो उसे तकलीफ होगी। तो गड़बड़ नहीं है तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे। पढ़ो आगे। ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्शन द बल्क शुड कम फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स, कहता भाई जो टोटल टैक्स कलेक्शन होना चाहिए ना, वो हमें डायरेक्ट टैक्स से होना चाहिए बजाय कि इनडायरेक्ट टैक्स से। क्यों? दैट इम्पीज ऑन द रिच एंड पुअर अलाइक, दैट इम्पीज ऑन द रिच एंड पुअर अलाइक। भाई क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं।
देखो एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट है भाई, मैंने भी खरीदा और एक करोड़पति ने भी खरीदा। अब भाई मैंने खरीदा तो मान लो मैंने भी उस पर 20 पैसे टैक्स दिया, और भाई करोड़पति अरबपति ने भी 20 पैसे ही टैक्स दिया। तो ऑथर ऐसी बात करता है कि ज़्यादातर टैक्स कलेक्शन इस तरीके से ना होना, क्योंकि यहाँ तो क्या हो रहा है भाई, मेरी कमाई इतनी सी थी और फूड आइटम्स या और चीज़ों पर इतना टैक्स निकल, इसकी कमाई इतनी थी लेकिन इसका इतना टैक्स निकल रहा है। तो ज़्यादातर जो टैक्स कलेक्शन होना चाहिए ना, वो इनकम के बेस पर होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स से होना चाहिए बजाय कि इनडायरेक्ट टैक्स से होना चाहिए। अब बात आ गई ऐसा होना चाहिए, तो इम्पीच तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। सेकंड फॉर्म क्यों लगा दी जी, सेकंड फॉर्म क्यों लगा दी? इम्पीच का मतलब होता है हिट, स्ट्राइक। भाई सभी की जेब पर बराबर का भार पड़ना चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है किसी की कमाई ज़्यादा है तो भाई उससे ज़्यादा लो, कोई कमाता ही 10,000 है, उससे आप क्यों ले रहे हो ज़्यादा, है ना। तो भाई इम्पिंज्ड नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, ये एक जनरल बात थी। इसको पास्ट में थोड़ी दिखाएंगे, इसको प्रेजेंट में ही दिखाएंगे जी, प्रेजेंट में दिखाएंगे। तो नो करेक्शन हट गया, इम्पिंज्ड वाला ये भी हट गया, ये भी हट गया, दो ऑप्शन बचे। दैट इम्पिंज ऑन द रिच एंड द पुअर, फ्रॉम द रिच एंड द पुअर, तो कोई सेंस ही जनरेट नहीं कर पा रहा। ऑन द रिच एंड पुअर यानी ए ऑप्शन इसका आंसर बनता। क्या बनता जी? ए ऑप्शन इसका आंसर बनता। 48 को जल्दी से पढ़ो। एज द मार्केट इकोनॉमी ग्रोज एंड एज मैनी मोर कंट्रीज बिगन देयर जर्नी टुवार्ड्स बिकमिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहते जैसे जैसे ना बाजार की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और बहुत सारे देश अपनी जर्नी, अपने सफर को शुरुआत कर रहे हैं कि भाई हमें इकोनॉमिकली डेवलप होना है, इट इज फियर्ड, इस बात का डर है, दैट द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्रेस वुड बी ए डिवास्ट। भाई इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होगा ना प्रोग्रेस का, वो एक डिवास्ट होगा। डिवास्ट का मतलब होता है उसके भयंकर नतीजे होंगे। भाई एक बात बताओ, सीखने वाली 2-3 बातें मिली। देखो वुड बी ए डिवास्ट क्यों, एक जनरल बात कर रहा है ना, वुड बी ए डिवास्ट तो एक नाउन लगा दिया भाई, ऐसे किसी को पर्टिकुलर क्यों लगा रहे हो? सबसे अच्छी चॉइस देखो, हालांकि मैं कह सकता था ठीक था, चल जाता, लेकिन अगर अच्छी चॉइस है तो हम बाद की बात देखेंगे। और भाई इकोनॉमिक ग्रोज यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो फिर ये वुड मोडाल तो प्रेजेंट की चीज को दिखाए, लेकिन हमें तो फ्यूचर की बात करनी है कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है, सारी कंट्रियां क्या कर रही है जी, अपनी जर्नी को शुरुआत कर रही है ना। तो भाई अब आगे वाली चीज भी ना प्रेजेंट टेंस फ्यूचर की बात करेगी, वुड जैसी सेंस की बजाय विल ज्यादा अच्छी सेंस जनरेट करता। वुड वाले ऑप्शंस को हटाओ, विल ज्यादा अच्छी सेंस जनरेट करता। और फिर एक बात और भी पता लग गई भाई, विल बी डिवास्टेटिंग, प्रोग्रेस कैसी होगी? डिवास्टेटिंग होगी। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा देते, है ना, प्रोग्रेस को थोड़ा सा एडजेक्टिव से हम क्वालिफाई करवाते बजाय कि नाउन लगा के। बात क्लियर? यहां पर आपको लगाना पड़ता विल और आंसर बनता इसका बी। 49 जल्दी से पढ़ो। रिवेन्यू मोबिलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और नहीं ऑफ, रिवेन्यू मोबिलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज ए बैड आइडिया इफ दैट इम्प्रोवाइजेज ए पीपल। अरे इफ और दैट इकट्ठे क्यों लगा दिए? इफ और दैट इकट्ठे क्यों लगा दिए? यहां पर डमी लगा देते, है ना। रिवेन्यू मोबिलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज ए बैड आइडिया इफ इट, अगर ये इम्प्रोवाइज करता है पीपल को। इम्प्रोवाइज क्या होता है भाई? इम्प्रोवाइज नहीं है, इम्पोवरिश है। इम्प्रोवाइज तो होता है इम्प्रूव करना, ये बोलने में मुझसे मिस्टेक हो गई। इम्प्रोवाइज तो होता है इम्प्रूव करना, यहीं से तो वर्ड बना इम्प्रूव। और इम्पोवरिश का मीनिंग होता है वंचित कर देना, किसी के अधिकार छीन लेना, टू डिप्राइव समवन, किसी की स्ट्रेंथ को कम कर देना। बात क्लियर? तो भाई ये क्या कहता है कि रिवेन्यू मोबिलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज अ बैड आइडिया, इफ दैट की बजाय तो इट लगाते, नो करेक्शन हट गया। इफ इट इम्प्रोवाइजेज ए पीपल, अरे अभी तो सीख के आए हो, पीपल एक अनकाउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, तो ए क्यों लगा दिया? ये तो ए आर्टिकल तो काउंटेबल के साथ लगता है, यानी यहाँ तो गड़बड़ है, इसीलिए इसको हटा दिया। अब बात सुनो, पीपल्स क्यों? पीपल्स क्यों जब पीपल अपने आप में ही प्लूरल है भाई मेरे, तो फिर पीपल्स की क्या आवश्यकता पड़ गई? दो ही ऑप्शन बचे। इफ इट इम्प्रोवाइजेज, मेरे मुंह से इम्प्रोवाइज क्यों निकल रहा है? इफ इट इम्पोवरिश या फिर इफ इट इम्पोवरिशेस। इफ इट इम्पोवरिशेस, तो भाई मुझे एक बात बताना, इट डमी सब्जेक्ट था, हमने सीखा था इट जो होता है वो कैसा काम करता है जी? सिंगुलर की तरह काम करता है, तो वर्ब भी सिंगुलर लेता है। जब वर्ब सिंगुलर लेगा तो इम्पोवरिशेस ही तो आएगा। ईएस लगा के वर्ब के पीछे उसे सिंगुलर तो हमें बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब तो आ नहीं सकती। पीपल्स की आवश्यकता नहीं थी, पीपल्स की आवश्यकता नहीं थी, रिप्लेस करना पड़ेगा इट से। तो भाई सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर बनता। जल्दी से आज का लास्ट पढ़ो। द पेस एट विच न्यू नोट्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इज टू स्लो।
इज टू स्लो। भाई जिस रफ्तार से नए नोट को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है ये बहुत धीमा है। तो भाई यहाँ पर क्या है, बाय विच, वैसे तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही। द पेस एट विच न्यू नोट्स आर बिंग, बाय विच न्यू नोट्स आर बिंग, एट विच चल जाता, बाय की आवश्यकता नहीं थी। एट विच न्यू नोट्स आर बिंग, एट विच न्यू नोट्स आर बिंग, अरे ये क्या, कई सारे ऑप्शन सेम हो रहे हैं क्या। न्यू नोट्स, यहाँ नोट्स है यहाँ नोट है, इसको हटाओ इसको हटाओ। एट विच न्यू नोट्स आर बीन, आर बीइंग इंट्रोड्यूस, पैसिव फॉर्मेशन लगा रहा है। एट विच न्यू नोट्स आर बीइंग, एट विच न्यू नोट्स आर बीइंग, एट विच न्यू नोट्स आर बीइंग, ये दोनों तो सेम ही लिख दिए, ये दोनों तो सेम ही लिख दिए, यहाँ तो कोई डिफरेंस ही नहीं। एट है, विच है, न्यू है, नोट्स है, आर है, बीइंग है, ये गलती से लिख दिया भाई, ये ऑप्शन नहीं आना था। जब सही था तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड इसका आंसर बन जाता। ये थी हमारी आज की शीट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है, पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं पसंद आई डिसलाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या गड़बड़ हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।